जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैलेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेटेड एमसीक्यू की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हाल फिलहाल जो रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल गया है और ऐसे में मेरे मित्र अपडेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन करना आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए साइंस का प्रैक्टिस बैच चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा रेलवे साइंस प्रैक्टिस बैच में। ध्यान में रखिएगा, ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे मित्र, ये बैच जो है आपका वो 30 जून से प्रारंभ हुआ है और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ रहने वाली है। और अगर आपको इसमें इनरोल होना है तो मेरे मित्र आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आज के इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आप सबों के सामने है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है फ्लोरीन, चौथा है कार्बन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये सवाल आपका सर ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। मेरे मित्र, यहां पे सवाल करा जा रहा है कि किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी, क्या तत्वों में इलेक्ट्रॉन देने की भी प्रवृत्ति होती है? बिल्कुल होती है। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग तत्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तत्व की बात करते हैं। और तत्व में भी मेरे मित्र किसकी? धातु और अधातु की। किसकी बात करते हैं? धातु और अधातु की। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि धातु की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, जबकि मेरे मित्र अधातु की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और चूंकि धातु इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसीलिए ये क्या बनाता है सर? पॉजिटिव आयन बनाता है। जबकि मेरे मित्र अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये क्या बनाता है? नेगेटिव आयन बनाता है। और आप सबों को मालूम है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी कितनी होती है? आप सभी कहेंगे 2। क्या है सर? अधातु है। और मेरे मित्र, आप लोगों ने कई बार इस चीज को पढ़ा होगा कि गुरुजी, जो ऑक्सीजन आयन बनाता है वो O2- होता है, यानी कि ये निगेटिव आयन बनाता है। अब मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की तो आप सभी कहते हैं गुरुजी ये भी अधातु है और इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? आप कहते हैं सर इसकी संयोजकता 3 होती है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जरूरत पड़ने पर नाइट्रोजन जो है वो साझा भी करता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक उसी तरीके से अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं गुरुजी ये भी हमारा अधातु है और इसकी संयोजकता जो है वो 4 होती है और ये भी क्या करते हैं? तो सर साझा करते हैं, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। अब यहां पे रह कौन गया सर? फ्लोरीन। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं तो ये भी अधातु ही है और इसकी अगर हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं गुरुजी 1 होता है। और सबसे खास बात क्या कि मेरे मित्र, जो फ्लोरीन है वो आपके आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाया जाता है। और आप सबों को मालूम है कि आपका आवर्त सारणी का जो मेरे मित्र वर्ग 17 है, आवर्त सारणी का जो वर्ग 17 है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। और इस वर्ग 17 में जो तत्व पाए जाते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? आप सभी कहते हैं सर ऋणात्मक होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? ऋणात्मक आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऋणात्मक आयन बनाते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आवर्त सारणी के वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं, सिर्फ फ्लोरीन ही नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाए जाते हैं। और इन सभी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो और अधातुओं से क्या होती है? अलग होती है। क्या होती है? अलग होती है। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हो? आप सभी कहते हो कि गुरुजी ये जो फ्लोरीन है ये वर्ग 17 से बिलोंग करेगा और जाहिर सी बात है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो होगी, इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो इसकी कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? अन्य तत्वों से ज्यादा होगी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि N2 में साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या डैश होती है। आपका ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है। 6, 3, 4, 8
क्या कहिएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है, और जहां कहीं पे भी ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट आपका सर नीचे में 2, 3, 4 इस तरह से दिखता है तो वो अणु है। और हमेशा आपको ये ध्यान में रखना होगा, क्या ध्यान में रखना होगा कि जब भी एक से अधिक परमाणु कहीं पे होगा वो परमाणु नहीं अणु का रूप होगा। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र दो परमाणु के आपस में मिलने से, हम यहां पे दो कह रहे हैं, दो से अधिक भी हो सकता है, जैसे कि हम P4 की बात कर लें तो S8 की बात कर लें, ये सब दो से अधिक परमाणु वाले अणु हैं। मतलब एक बेसिक स्तर पे जो आपकी समझ होनी चाहिए वो ये कि व्हेन द टू और मोर देन टू एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मतलब जब दो या दो से अधिक परमाणु क्या करेंगे सर, आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। अब मेरे मित्र आपस में जुड़ाव ही क्यों होता है? आपस में जुड़ाव होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अब जुड़ने के लिए क्या है सर? जुड़ने के लिए सर 3 स्टेज है। क्या, कौन कौन सा? तो या तो सर तत्व इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दें, दूसरा वाला ग्रहण कर लें तो जुड़ जाएगा, या फिर क्या है सर कि पहला वाला तत्व जो है वो ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो तो दूसरे से वो ले तो हो जाएगा, या फिर साझा कर ले। और मेरे मित्र अधातु अपने ही परमाणु के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़ करके क्या करते हैं सर? मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन परमाणु की, किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन परमाणु की, तो नाइट्रोजन परमाणु की वैलेंसी 3 होती है। संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। और मेरे मित्र अगर हम लोग किसी भी परमाणु के आपस में जुड़ने की बात करते हैं तो जो सर उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि जो उसकी सर संयोजकता होती है वो आपस में क्या होती है सर? आप कहेंगे सर कंबाइन होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में सर 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए कि हम सबों को मालूम है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 जाएगा, तो बाह्यतम कक्षा में सर 5 इलेक्ट्रॉन, 3 यहां 2 यहां हमने लिख दिया। अब फिर मेरे मित्र ये नाइट्रोजन है तो इसका भी क्या होगा सर? इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कक्षा में, जो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब मेरे मित्र ऑक्टेट तो इस दोनों को पूरा करना है, उस चक्कर में क्या करेगा? आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का लॉस, गेन या साझा इसलिए करता है ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए और वो अस्थायी हो जाए। तो चला इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके भी पास बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, अब 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, किस लिए? अष्टक पूरा करने के लिए। अब यहां पे नाइट्रोजन है तो ये इसे ना तो ले सकता है ना इसको दे सकता है, क्या करेगा? कहेगा भाई बात दोस्ती कर लो। मेरे मित्र ये 3 इलेक्ट्रॉन कहेगा हमको दे दो, हम इसके साथ साझा कर लेते हैं, हमारा भी काम चल जाएगा। तो ये कहेगा हम दिए हैं तो तुम दे दो। मेरे मित्र ये भी इसके साथ साझा कर लेगा। क्या देख रहे हैं कि सर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ करके एक बॉन्ड बनाया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ करके एक बॉन्ड बनाया, फिर सर तीसरा इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ करके एक बॉन्ड बनाया। मतलब टोटल बॉन्ड कितना बना? 3। और इलेक्ट्रॉन कितने साझे हुए सर? 3 इसका। क्या पूछा जा रहा है? द टोटल नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहिएगा सर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? तो अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी हमें तो संयोजकता निकालने आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। बस आपको थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करना है और किसी भी तत्व का संयोजकता निकाल सकते हैं। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम संयोजकता की बात करेंगे कि सर कैसे निकाला जाता है, तो पहले परिभाषा होना चाहिए कि तत्व द्वारा अष्टक पूरा करने के लिए, तत्व द्वारा अष्टक पूरा करने के लिए त्याग ग्रहण या साझा की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। बस ये परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए, संयोजकता कहलाती है।
इतना तो चला आप सभी समझ गए हैं क्या कि सर संयोजकता जो होगा वो किसी भी तत्व का अष्टक पूरा करने के लिए त्याग, ग्रहण या साझा किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। बिल्कुल याद रखिएगा कि आपको धातु समानता इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, और धातु सर समानता इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है तो सर वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। लेकिन कार्बन जैसे अधातु मेरे मित्र वो इलेक्ट्रॉन का साझा भी करते हैं, ये चीज भी आप सबों को ध्यान में रखना होगा। तो जो आपका नॉन मेटल होता है वो सर ग्रहण भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन, साझा भी कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपका कार्बन है मेरे मित्र, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या इतना होता है याद रखेंगे। वैलेंसी निकालने के लिए आपको सर एटॉमिक नंबर तत्व का मालूम होना चाहिए, अगर वो मालूम नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। और यहां तक आप पहुंच गए हैं तो मुझे अच्छे से मालूम है कि आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर सर 4 होता है, और आप सबों को मालूम है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में या किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है। तो आप कहेंगे सर प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरे में सर कार्बन की हम लोग इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 6 कहेंगे, चला 4 नहीं होगा। पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में आप कहेंगे सर 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम एल्युमिनियम की बात करेंगे तो सर प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 जाएगा। ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग किसी भी परमाणु की बात करते हैं तो उसके किसी एक कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 2n² से निकालते हैं, जहां l हम लोग कक्षा संख्या कहते हैं। अब मान लो नाभिक से सटा हुआ ये आपका सेल है तो ये पहला कक्षा होगा, ये दूसरा, इसके आगे जाएंगे तो तीसरा कक्षा। तो पहला कक्षा में 2 इंटू कक्षा संख्या 1 का स्क्वायर 2, दूसरा कक्षा में 2 इंटू कक्षा संख्या 2 तो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 दूना 8। तो मेरे मित्र यहाँ पे एल्युमिनियम के प्रथम कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में आपका 3 जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें सर सल्फर की तो आप सभी कहेंगे गुरुजी सल्फर का 16 होता है, तो मेरे मित्र ये कितना हो जाएगा 2, 8 और 6। अब मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, चला मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ये 2, 8, 2 हो जाएगा। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि तत्व द्वारा अष्टक पूरा करने के लिए त्याग या ग्रहण या साझा की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। अब अष्टक का मतलब यह हुआ कि सर प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, और इसीलिए केमिस्ट्री में इतने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। मेरे मित्र ये जो कार्बन है इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको बाह्यतम कक्षा में 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 4। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे कार्बन की जो संयोजकता होगी, यहां पे कार्बन की जो संयोजकता होगी वो 4 हो जाएगी। अब मेरे मित्र एल्युमिनियम है, आप सभी क्या देख रहे हैं कि गुरुजी ये जो एल्युमिनियम है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर 13 है और 2, 8, 3 है, और साथ ही एल्युमिनियम क्या है धातु है, क्या है धातु है। यहां पे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, चला ये याद रखिएगा। अब ये धातु है तो धातु क्या करती है सर इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना ऑक्टेट तो पूरा कर सकती है, एक रास्ता ये है, लेकिन मेरे मित्र क्या होगा कि सर इसके जो नाभिक में सर आवेश हैं जो इस 13 इलेक्ट्रॉन को बांध करके रख सकते हैं परिपूर्ण परफेक्टली तरीका से, वो आवेश सर जैसे ही ये 5 इलेक्ट्रॉन और किसी से लेगा तो सर इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आप कहेंगे 18, और मेरे मित्र एल्युमिनियम के नाभिक में 18 इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखने की क्षमता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करेगा अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसके लिए ये आसान है कि सर ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, तो मेरे मित्र एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो मेरे मित्र एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी आप कहेंगे सर एल्युमिनियम की संयोजकता 3 हो जाएगी। फिर आप ये मत कहना कि गुरुजी कैसे, मैंने पहले आपको बता दिया कि त्याग ग्रहण या साझा की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। चूंकि एल्युमिनियम धातु है और दैट्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर वैलेंस इज सर 3। अब यहां पे सल्फर मेरे मित्र तो 2, 8 और 6, अब इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए तो सर ये आसान है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करें सर आसानी से अपना बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो कितनी होगी, आप सभी कहेंगे गुरुजी 2 हो जाएगी। मैग्नीशियम धातु है, आप कहेंगे गुरुजी ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा,
2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसीलिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2, सर सल्फर की संयोजकता जो है वो भी 2 हो जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है कि किस तत्व की संयोजकता 3 है, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कि समूह 17 के तत्वों की संयोजकता डैश होगी। मेरे मित्र आप फ्लोरीन की बात कर लो, संयोजकता 1 देखने को मिलेगा। फ्लोरीन की बात कर लो, संयोजकता 1 देखने को मिलेगा। क्लोरीन की बात कर लो, संयोजकता 1 देखने को मिलेगा। ब्रोमीन की बात करो, आप कहेंगे संयोजकता 1 होगा। तो जाहिर सी बात है कि राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आप कहेंगे विश्वास नहीं होता है सर। तो मेरे मित्र फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका सर 17 होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। चला, फ्लोरीन के परमाणु में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है। अब त्याग, ग्रहण या साझा की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी? संयोजकता। तो मेरे मित्र फ्लोरीन के पहले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कितने जाएंगे? आप कहेंगे सर 2 जाएंगे। और दूसरे कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कितने जाएंगे? आप कहेंगे सर 7 जाएंगे। कितने जाएंगे? 7 जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ही 9 होता है। तो आप ये बता दो कि फ्लोरीन जो है अपना बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा? आप कहेंगे सर अधातु है। क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आप ये बता दो इसकी संयोजकता कितनी होगी? आप कहेंगे 1 होगी। क्लोरीन की बात कर लो, चला 17, तो 2 प्रथम कक्षा में, द्वितीय कक्षा में 8, तृतीय कक्षा में सर 7। क्या कहोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सर ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा, यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और हम क्या कहेंगे? इसकी वैलेंसी 1 होगी। अच्छा, मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर कोई भी तत्व ऑक्टेट पूरा करता ही क्यों है? ये क्या खलबली मची हुई है तत्वों में कि ये बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाएगा? मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि हम सभी पढ़ाई किस लिए करते हैं? क्योंकि जॉब लग जाए, सेटलमेंट हो जाएगी, अच्छा खासा पैसा आएगा, अपना जीवन जिएंगे शांति तरीके से, क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। अच्छा, अब कोई ये मत बोल देना कि पैसा ही सर सब कुछ नहीं होता है, ये वो सैद्धांतिक बात। आप जब सर 50 साल की उम्र में आएंगे, जब बहुत पैसा कमा लेंगे, आप दादा दादी बन जाएंगे, आपके सर नाती पोते हो जाएंगे, तब आप कहेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है तो चलेगा। लेकिन अभी मत बोलना, क्योंकि अभी सब किस में लगे हो? पैसा कमाने का सोर्स तैयार करने में। तो मेरे मित्र पैसा कमाने का सोर्स आपको अस्थायित्व देता है, स्टेबिलिटी देता है। अब इसी तरीके से केमिस्ट्री में जो 118 तत्व हैं, उसमें से सर अक्रिय गैस तत्व का नाम आप सभी ने सुना होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सब के सब क्या हैं? सर स्टेबल एलिमेंट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और मेरे मित्र 2 इलेक्ट्रॉन होने के चलते ये परिपूर्ण है, क्योंकि इसके पास ना तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ना ही इसे और कोई सेल की जरूरत है। बाद बाकी जितने भी आप देख रहे हैं, इन सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए अस्थायी माने जाते हैं। तो इन 6 को छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व हैं चला, वे सब के सब इसके जैसा बनना चाहते हैं, इसीलिए सर अपने कक्षा में से इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, गेन करते हैं या फिर साझा करते हैं। तो अगर आपसे कोई ये सवाल कह दे कि सर कोई भी तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस, गेन या साझा करता ही क्यों है, तो आप एक लाइन में जवाब देंगे अस्थायित्व के लिए, यानी कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए। और कोई भी तत्व केमिस्ट्री में अपना अष्टक पूरा कर लिया वो अस्थायी माना जाएगा। अगला सवाल देख लेना चला, क्वेश्चन नंबर 5 कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है। देखो यहां पे सवाल कितना आपको उलझा दिया है। सवाल आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि जब तक बच्चा डेप्थ तक पढ़ के नहीं आएगा हम उसे सॉल्व नहीं होंगे। अब नाइट्रोजन अणु बनाने में भाग लेती है, तो अभी आपने देखा कि नाइट्रोजन अणु बनेगा तो नाइट्रोजन में सर 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच में क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। लेकिन यहां पे कह दिया है कि N2 बनाने में भाग कौन सा कोष लेता है, तो आप सभी कहेंगे नाइट्रोजन में तो सर 2 ही कोष होंगे, एक K और दूसरा L। अब K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और सर L कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। अब 2 नाइट्रोजन अगर जुड़ेगा तो दोनों का जो बाह्यतम कक्षा होगा उसी के इलेक्ट्रॉन का हेर फेर होगा।
आप कहेंगे बिल्कुल। तो सवाल करा जा रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 बनाने में भाग लेता है, तो आप सभी कहेंगे सर L कोष N2 बनाने में भाग लेता है, क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी लिखेंगे तो सर कुछ इसी तरीके से लिखेंगे, जो कि क्या दर्शा रहा है, बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शा रहा है। और अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम सभी कहेंगे कि गुरुजी ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक नया शब्द आया चला यहां पे, संयोजकता कोष। याद रखिएगा कि दो चीजें होती है, पहला होगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फिर होगा आपका वैलेंस सेल, ठीक। और फिर तीसरा होगा आपका कोर इलेक्ट्रॉन और कोर सेल। तो परेशान नहीं होना है चला, कोई भी परमाणु होगा, याद रखिएगा, जैसे कि हम सोडियम परमाणु की बात कर लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो कोई भी परमाणु होगा, इसके लिए जो आप परमाणु संरचना तैयार करते हैं कि सर ये नाभिक है, इसका प्रथम कक्षा हुआ और इसका ये द्वितीय कक्षा हुआ और तृतीय कक्षा हुआ, तो चला अकॉर्डिंग टू रूल प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरा में सर 1 जाएगा। तो आप सबों को यह ध्यान में रखना है कि किसी भी परमाणु का बाह्यतम कक्षा क्या कहलाएगा, वैलेंस सेल कहलाएगा। और किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। दो चीज क्लियर हुआ, हो जाना चाहिए। ये वाला जो कक्षा है वो नाभिक के सबसे बाद है, तो मेरे मित्र ये कक्षा जो है आपका क्या होगा, संयोजक सेल होगा। क्या होगा, संयोजक सेल होगा, यानी कि वैलेंस सेल होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, याद रखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या कहिएगा, किसी परमाणु का बाह्यतम कक्षा वैलेंस सेल कहलाएगा, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब मेरे मित्र वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो ये आपका 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, याद रखेंगे कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और मेरे मित्र कोर इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में मौजूद है उसको हम लोग कोर सेल कहेंगे। यह चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा को वैलेंस सेल और बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन और कक्षा को कोर सेल कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय में सर 4। तो मेरे मित्र संयोजक कोष में, तो संयोजक कोष कौन हुआ, L हुआ, और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना मौजूद है, 4। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसकी संयोजकता भी 4 होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। मेरे मित्र याद रखेंगे कि सिलिकॉन 14-28 एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है, और अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 2, 8, 4 होगा। और जाहिर सी बात है कि इसकी जो संयोजकता है वो कितनी होगी, आप सभी ध्यान में रखेंगे। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो सर संयोजकता 4 होगी। अब क्लोरीन और ब्रोमीन सर वर्ग 17 के हैं, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी संयोजकता इसकी जो है वो 1 हो जाएगी। सोडियम और हाइड्रोजन आप कहेंगे सर ये हमारा वर्ग 1 में देखने को मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी संयोजकता हम लोग 1 लिखेंगे। और सोडियम की संयोजकता 1 होती भी है, हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 होती है। कार्बन और जर्मेनियम, तो मेरे मित्र इसकी संयोजकता 4 होती है, कार्बन की भी और सर जर्मेनियम की भी। मैग्नीशियम और पोटेशियम, तो आप सभी कहेंगे सर मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी। और पोटेशियम की अगर बात करेंगे तो पोटेशियम एटॉमिक नंबर सर 19 होता है, ये हो जाएगा 2, 8, 8, 8, 2, 10, 8, 18, 1, 19। इसकी संयोजकता 1 होगी, यानी कि पोटेशियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, आप कहेंगे कार्बन और जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में फॉल्ट है, उच्चतम को काट के यहां पे आपको न्यूनतम लिखना होगा। ठीक,
अब कहोगे कैसे सर, काहे? तो मेरे मित्र ध्यान देना कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है और लिथियम की संयोजकता 1 होती है। तो आप ये बता दो कि सवाल क्या पूछा जाना चाहिए था। सवाल निम्नलिखित में से न्यूनतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए कि उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। नाइट्रोजन की संयोजकता 3, एल्युमिनियम की संयोजकता 3। अगर उच्चतम में जाते हैं तो ये दोनों होगा और 2 आंसर हो एक क्वेश्चन का। सर ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मेरे मित्र अगर न्यूनतम में आते हैं तो बिल्कुल ही सटीक बैठता है कि सर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और यहां पे भी काट करके लोवेस्ट वैलेंसी लिख लीजिएगा, तब ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। सबसे आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जरूरी नहीं है कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्षा हमेशा एल ही हो, दूसरा भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल होगा सर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि संयोजकता जैसे ही बात करेंगे हम किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करेंगे, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आप कहेंगे गुरुजी ग्रेफाइट का तो आज तक हम लोगों ने एटॉमिक नंबर न तो एटॉमिक नंबर याद किया और न ही एटॉमिक मास याद किया। और मेरे मित्र आप याद क्या करोगे, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम लेते ही नहीं। आप सबों को मालूम है कि कार्बन और आपका ग्रेफाइट और डायमंड हीरा, ये दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। तो जाहिर सी बात है कि सारा प्रॉपर्टीज कार्बन के जैसा होगा और मेरे मित्र इसकी जो वैलेंसी होगी वो भी क्या होगी, कार्बन जैसा होगा। तो जब कभी भी सवाल किसी भी तत्व के सर अपरूपता से आए तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर वो जिस तत्व की अपरूप है, एलोट्रॉप्स है, सर उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो उसी के जैसा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ग्रेफाइट हमारा कार्बन का एलोट्रॉप्स है, इसीलिए जो हमसे सवाल करा जा रहा है कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, हम सभी कहेंगे सर 4 होती है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। आप क्या कहेंगे गुरुजी 3 होगी, यानी कि राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 नहीं होगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। याद रखिएगा संयोजकता नहीं पूछ रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो फास्फोरस सर p15 होता है, 2, 8 और 5। बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या सर 5 है, इसीलिए सर संयोजी इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे सर 5 होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। सर क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपका क्या होगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि वैलेंसी के सहारे भी हम लोग किसी तत्व का फॉर्मूला बना सकते हैं और ये कौन से यौगिक होते हैं, बाइनरी कंपाउंड होते हैं। क्या करते हैं तो सर जो हमारा तत्व का वैलेंसी रहता है उसको हम लोग सर उसके सामने लिखते हैं और क्राइस क्रॉस कर देते हैं। जैसे एल्युमिनियम की संयोजकता 3 दी गई है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 दी गई है, तो हमने एल्युमिनियम के नीचे सर एल्युमिनियम की संयोजकता लिखा, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की संयोजकता। अब इसको क्राइस क्रॉस कर देते हैं, ये क्या हो गया सर Al2O3 हो गया। किस ऑप्शन में है गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो सवाल करा जा रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र आप कहेंगे Al2O3। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 कि एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या होगी। मेरे मित्र A3O4 बन रहा है तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे एल्युमिनियम का जो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के साथ जुटा और ऑक्सीजन का वैलेंसी एल्युमिनियम के साथ जुटा है, मतलब क्राइस क्रॉस होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वैलेंसी होगा वो इसके साथ जुटा और इसका जो होगा वो इसके साथ जुटा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए की संयोजकता क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये A3O4 है, तो जाहिर सी बात है इसका जो संयोजकता है वो ऑक्सीजन के साथ जुटा हुआ है, तो हम कहेंगे कि सर ए की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 4 होगी और ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, आप कहेंगे 3 होगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, हर जगह पे कार्बन की संयोजकता पूछेगा तो हम कहेंगे सर 4 होगी।
अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। याद रखिएगा ये चीज आप सभी कि अगर हम धातु की बात करेंगे तो ये सर पॉजिटिव आयन वाले होते हैं और इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसकी संयोजकता जो है वो कितनी होगी, 1, 2 और 3 होगी। अधातु की बात करेंगे तो सर आप ध्यान में रखेंगे कि ये नेगेटिव आयन बनाने की कैपेसिटी रखती है और इसके बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसकी संयोजकता 4, 3, 2, 1 हो सकता है। क्या कहा जा रहा है कि धनावेशित तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, आप सभी कहेंगे 1, 2, 3। क्या कहेंगे, 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र जो धातु होती है उसकी संयोजकता सर बाह्यतम कक्षा में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और जो अधातु होती है उसकी संयोजकता तो सर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ये लिख लेना, अधातु की संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन और धातु की संयोजकता याद रखिएगा, क्या चला आप सभी, धातु की संयोजकता इक्वल टू संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। याद रखेंगे कॉपर वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है, यानी कि परिवर्तनशील संयोजकता को शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी किसको कहते हैं, तो सर जब कोई तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करता है तो उसको हम लोग वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। और कॉपर की जो संयोजकता होती है वो 1 भी होती है और साथ ही साथ 2 भी होती है। अब आप कहेंगे कि आप कैसे पता लगाए कि यहां पे क्यूप्रस ऑक्साइड का संयोजकता 1 होगा, 2 भी तो हो सकता है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि जब किसी कंपाउंड में अस लगा हुआ हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो कम वैलेंसी को प्रदर्शित करता है और जब किसी कंपाउंड में इक लगा हुआ हो तो आप सभी याद रखेंगे उस कंपाउंड के ज्यादा वैलेंसी को प्रदर्शित करता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। और अब आप कहेंगे कि सर अच्छा क्यूप्रस मतलब कम वैलेंसी तो 1 होगा, यहीं पे क्यूप्रिक ऑक्साइड पूछ देता तो हम कहते हैं सर 2 होगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन किस तत्व में होते हैं, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन किस तत्व में होते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है और ये धातु होती है और अभी जस्ट मैंने बताया कि धातु का जो संयोजकता होता है वो सर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाद बाकी अगर हम सिल्वर की बात करेंगे तो सर इसका एटॉमिक नंबर हम लोग 47 लेते हैं और ऑरम यानी कि गोल्ड की बात करेंगे एटॉमिक नंबर 79 लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी वो क्या होगी सर, जो दिए गए ऑप्शन है उससे ज्यादा होगी, 3 से तो ज्यादा ही होगी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मैग्नीशियम हमारा क्या है, धातु। तो सर ये 2, 8, 2 हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बना लेगा Mg2+। तो मेरे मित्र इसकी संयोजकता +2 हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता। मेरे मित्र ये आप सबों के लिए होमवर्क है, सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि परिवर्तनीय संयोजकता डैश दर्शाते हैं। याद रखेंगे कि संक्रमण तत्व के जो समूह हैं, पीरियोडिक टेबल में वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है और संक्रमण तत्व पीरियोडिक टेबल में आपको कहां से कहां तक के तत्व मिलेंगे, वर्ग 3 से 12 तक के जो तत्व होंगे वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे कि मेरे मित्र कॉपर की बात करा तो इसकी वैलेंसी 1, 2 होती है। अगर आप लोहा की बात करोगे तो इसकी वैलेंसी 2 और 3 होती है। तो वैसा कोई भी तत्व जो 2 वैलेंसी को प्रदर्शित करे सर वेरिएबल वैलेंसी कहलाता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं परमाणु की सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में, परमाणु के ठीक बाहर। मेरे मित्र इस सवाल का भी आंसर आप सभी कमेंट करके जरूर बताना, आपके लिए ये होमवर्क है। और इसी के साथ लगभग वैलेंसी से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए थे वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो वैलेंसी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
और साथ ही मेरे मित्र, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।